नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ इन्हीं शशांक सर के साथ में सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास पर हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अंतर के बारे में। उसके पहले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हैं उनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम इस कॉन्सेप्ट पर भी लौट करके आएंगे। तो शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। इस क्लास को पढ़ने के पहले आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए। वे समस्त छात्र जिनको इंतज़ार था सीडीपी की कब ये कोर्स हमारा सस्ता होगा और हम खरीदेंगे, तो याद रखिएगा होली ऑफ़र इस पर अप्लाई हो चुका है और होली ऑफ़र अप्लाई होकर ये कोर्स फिर से 499 का हो गया है। मात्र 24 घंटे के लिए ये कोर्स 499 का है और बाकी सब बातें आप समझ चुके हैं कि आपको नोट्स मिलने वाले हैं, 50+ क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप आशीष सर के साथ में इस नंबर पर बात कर लीजिए और आशीष सर से पूरी जानकारियाँ आप प्रोवाइड करा लीजिए। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो इस पर पूछेगा। बाकी जुड़िए और जुड़ करके, अब इससे सस्ता इस बार ये कोर्स नहीं होगा। 24 घंटे के बाद ये कोर्स 400 रुपये और बढ़ेगा, यानी 999 रुपये हो जाएगा। इसलिए जिसको भी यहाँ पर आज ये कोर्स परचेज करना है वो यहाँ पर परचेज कर सकता है। बाकी मैं आपको और बात बता दूं कि मैं बहुत ही जल्द इसकी डेमो क्लास 3 डेमो क्लास लेकर के आने वाला हूं लाइव। साथ एक आपको मैथ की भी डेमो क्लास मिलेगी और साथ के साथ एक ईवीएस की भी, और सारी की सारी डेमो क्लासें आपकी 11 तारीख से शेड्यूल हो जाएंगी। तो आप सभी वहां पर डेमो ले लीजिए, समझ लीजिए। जिनको ये शक है कि क्या सर ऐसे हो सकता है तो वो भी समझ लें, लेकिन फीस तब तक बढ़ चुकी होगी, तो ये आप थोड़ा सा बात दिमाग में अपने रखिएगा। उसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हमारे चक्षु प्रकाशन जो हमारे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई भी हमारा मित्र, कोई भी हमारा सखा अगर तैयारी कर रहा है बिहार डीएलएड की, चूँकि हम तो ऑल इंडिया स्पैन में पढ़ाते हैं, तो आप अगर बिहार से रिलेटेड हैं, अगर आप बिहार से हैं और आपकी स्थिति कम सही है और आप चाहते हैं टीचर बनना, इसके लिए आपको एक डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत होगी। जो कि डिग्री या डिप्लोमा आप चाहे डीएलएड कर लें चाहे बीएड कर लें, लगभग इक्विवेलेंट होता है। इसलिए आप बिहार के लिए आप एक तो गाइड ले सकते हैं और दूसरा ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये कॉम्बो लीजिए, थोड़ा बहुत चक्षु प्रकाशन आपको छूट भी कॉम्बो लेने पर प्रोवाइड करा देता है। सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये अवेलेबल है और इनकी बड़ी अच्छी एक आप अगर हम स्टडी गाइड की बात करें तो सारे के सारे चैप्टर्स के बारे में आपको उसमें जानने के लिए मिल जाएगा। क्या क्या आना है सब कुछ इस पर पता है और कैसे कैसे आना ये भी इस पर लिखा है। और इस पर भी हमारे कम से कम मान लीजिए अगर 20 चैप्टर हैं तो प्रति चैप्टर 70 क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। और इसकी तो बात ही क्या है, यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और आप इसको पढ़ के आप बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये हम पढ़ाएं उसके पहले हम चाहते हैं कि आप जो भी कल की ये जो थ्योरी छूट गई थी इसको आप ज़रा पढ़ लें। हम वाइगोत्स्की की निम्नलिखित अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी बताते वक्त 3 प्रकार की भाषा का जिक्र किया, मैंने आपको बताया। अब क्या है कि वाइगोत्स्की 3-4 इनके भी, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि हमारे स्कीमा क्या होता है, उसमें आप पढ़ते हैं कि हमारा एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और हमारा इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेशन क्या होता है, सारी की सारी बातें आप वहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी आप इन सारी की सारी बातों को समझेंगे। वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी की चर्चा करते वक्त अधिक जानकार यानी MKO की चर्चा करते हैं, जिसके कहते हैं कि इसका होता है मोर नॉलेजबल अदर, ठीक है। तो वो इसकी बात करते हैं, मोर नॉलेजबल अदर की ये बात करते हैं। अब ये मोर नॉलेजबल अदर क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अधिक जानकार व्यक्ति। अब मोर नॉलेजबल अदर का मतलब होता है वह या ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास बच्चे से ज़्यादा बेहतर समझ यानी जानकारी होती है। अब MKO जो है वो माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कोई ट्रेनर भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनो MKO क्या है। जैसे आप क्या हो, आप हो शिक्षार्थी यानी आप हो बच्चे।
आप किससे पढ़ना पसंद करोगे? जिसको आपसे ज़्यादा आता हो, आपके बराबर आता है, तो वो आपको क्या ही ज्ञान दे सकता है। यानी आज अगर आप इस क्लास में आप उपस्थित हुए हो, आप अपना समय दे रहे हो, तो आप मुझे समझ रहे हो कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी इन या शशांक सर की मदद से जो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, इसकी समझ से हम अपनी परीक्षा में बेहतर स्कोर करेंगे, बेहतर मार्क करेंगे। यही बात तो है। यानी मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब होता है कि आप क्या हो, आप देखो, आप एक समस्या में फंसे हुए हो। आप क्या है कि आपको थोड़ा आता है, बीच में हमारा सीटेड, और उसके बाद में आप यहाँ पर आना चाह रहे हो और आप फंसे हो यहाँ पर। तो यहाँ से जैसे कि देखो नीचे एक मैंने देखो बनवाया हुआ है, यहाँ पर समझाती, ये देखो लिखा हुआ है, देखो ये है कि लर्नर कैन डू अनअसिस्टेड, माने बच्चा बिना किसी की मदद के ये काम कर सकता है। मान लीजिए हम बात करें अगर पढ़ाई की, तो पढ़ाई जो है वो आप किसी दूसरे की बिना मदद से कर सकते हो। और आप आना यहाँ पर चाहते हो, आना आप चाहते हो, लर्नर कैन नॉट डू विद विल नॉट डू, ये वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, ये वाला क्षेत्र ऐसा है कि इसको आप अकेले नहीं कर सकते हो। अगर किसी बाहरी व्यक्ति की आपको, जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये कोई एक था फॉर्मूला, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब है क्या कि एक आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वाला अगर आपको फार्मूला आता हो तब तो आप ठीक है, तब तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या है कि आपको केवल इतना याद है, आपको केवल इतना याद है, आपको इतना तो याद है, पर अगर कोई आपको ये बता दे कि बीच में 2ab होता है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वही वाला क्षेत्र है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या है ये हमको नहीं पता, मतलब यहाँ तक तो हमको पता है। तो लर्नर कैन डू अनअसिस्टेड, माने बिना मदद के इतना तो तुमको आता है। पहुँचना तुमको है ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर पहुँचना है। अब ये जो बीच का क्षेत्र है यही आपका क्या है, तो ये आपकी इस वाले क्षेत्र में आप फंस गए हो। अगर कोई आपसे अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति आकर के, वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, यानी जिसको आपसे ज़्यादा आता है वो आप आए और इस जगह आके आपको बता दे कि बच्चे यहाँ पर 2ab होता है, और जैसे ही वो 2ab बता देगा आप तुरंत यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि यहीं तो आपको पहुँचना था। आपको बाहर वाले क्षेत्र में आना है, ये आपको आता है और इस क्षेत्र में आप फंसे हुए हो। तो ये जो फंसा हुआ क्षेत्र होता है इसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी हम आपको बताएंगे। ये जिस क्षेत्र में फंसे हो, इससे जो आपको बाहर निकाल के ले जाएगा वही होगा मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसको आपसे ज़्यादा आता होगा वही आपकी यहाँ पर मदद कर पाएगा। तो अधिक जानकार व्यक्ति, अब वो कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। जैसे समझ रहे हो कि नहीं? ये बेहतर समझ बनाओ। वह यह ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास बच्चे से ज़्यादा बेहतर समझ या जानकारी होती है। अब वो माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकता है, ट्रेनर भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है जिसको बच्चे से अधिक आता है, और यहाँ पर वो बच्चे की मदद करके उसको बाहर वाले क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब सीधा सीधा आप ये समझो कि ऐसा व्यक्ति जिसको बच्चे से ज़्यादा आता है और बच्चा कहीं पर किसी क्षेत्र में फंस जाता है तो उसको बाहर निकाल ले जाने की कोशिश करता है या उसकी मदद करता है, ठीक। अब देखो आगे, आपने ZPD पढ़ी होगी, आज हम पढ़ाते हैं आपको ZAD क्या होता है। ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देखो नीचे लिखा हुआ है। ऐसे ZAD होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब देखो जोन ऑफ, अगर हम प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि वह क्षेत्र जहाँ बच्चा फंस गया है, बल्कि जो ZAD होता है वो वह क्षेत्र होता है जहाँ तक देखो लिखा हुआ है ZAD यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ZAD वह स्तर है जहाँ एक छात्र दूसरे या MKO के बिना कोई कार्य कर सकता है। अभी देखो नीचे हमने आपको बताया था, फिर से देखो इसी में देखेंगे। देखो पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्याजे की ये सारी की सारी अवधारणाएं खूब पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये अवधारणाएं बहुत ज़्यादा आती भी हैं पेपरों में, इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ZAD क्या होता है, ZPD क्या होता है, सारी बातों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ZAD और ZPD जब हम साथ में समझेंगे तो हमको ज़्यादा बेहतर हमारी समझ यहाँ पर बन पाएगी। देखिए अभी हो चुका है क्लीन। अब देखो हम चलते हैं। देखो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये है ZAD,
और ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ वो फंस जाता है ये होता है ZPD। अब ZAD ZPD अंतर क्या होता है? ZAD माने, और देखो ये बच्चे के संज्ञान का एरिया है, ये कोई बाहर का एक क्षेत्र नहीं है कि बाहर का कोई ग्राउंड नहीं है। अब चूंकि अब दिमाग के बारे में बात की जाए तो अब चित्र बना के ही तो हमको करनी पड़ेगी, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो ये वाला जो एरिया है, यानी बच्चे को, जैसे कि आप हो, आपको जो कुछ आता है, जैसे हम कहें राम लिख के दिखाओ तो राम आप लिख लेते हो, तो वो आपका ZAD है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां लर्नर कैन डू अनअसिस्टेड, इसका मतलब होता है वह क्षेत्र जहां बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की सहायता के बच्चा काम कर सके, बच्चा पढ़ सके, बच्चा याद कर सके, बच्चे को समझ में आए। ठीक है। पर ये जो ZPD होता है, ZPD वह क्षेत्र होता है जहां बच्चे को दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां बच्चा फंस जाता है। अभी अभी मैंने बताया था कि वो एक न्यूमेरिकल कर रहा था, उसको न्यूमेरिकल करना था A+B के होल स्क्वायर का, उससे सूत्र पूछा गया था। तो उसको A² + 2AB तक पता है, प्लस B² अब उसको नहीं पता है। तो जहाँ तक उसको पता है, जैसे यहाँ तक इसको पता है, तो इसको कहते हैं ZAD, माने जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, माने यहाँ तक तो उसका डेवलपमेंट हो चुका है। परंतु अब ये चीज़ इसको नहीं पता है, तो ये अगर ये जो B² है ये क्या है? ये है ZPD, माने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, माने यहाँ समस्या है। तो समस्यात्मक क्षेत्र क्या है? B²। और अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसकी मदद कर दें, यहाँ पर यही अगर बताने में जो व्यक्ति मदद करेगा वो MKO कहलाएगा, और यही जो मदद होगी वो उसे हम कहेंगे स्कैफ फोल्डिंग। समझ में आए तो बताइएगा, फिर से दोबारा हम बताएंगे। माने पाड़ या मचान कैसे, ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि आप कोई एक सवाल कर रहे हैं, आपको दिया गया 3 + 4 + 5 - 2 9 6, हम बच्चे के तौर पर बात कर रहे हैं। तो अब बच्चे ने क्या किया कि जब बच्चे को ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है 3 4 2 और 1 2 1 ये दिया जाता है, तो वो यहाँ पर सीधा सीधा इसको क्या करता है? घटाता है, और घटा करके ऐसे लिख देता है। ठीक है। लेकिन वही अगर जब उसको यहाँ पर 2 आएगा, जब उसको ये वाला दिया जाता है तो यहाँ पर चूंकि कॉमन लेना पड़ेगा, तब जा करके, कॉमन लेने का मतलब है कैरी लेना पड़ेगा, कॉमन कह रहा हूँ, कैरी लेना पड़ेगा तब घटेगा। तो जहाँ तक उसको आता है ये होता है उसका ZAD, माने जहाँ तक जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, मानी जहाँ तक उसका विकास हो चुका है, जहाँ तक उसको आता है इस, ये जो चीज़ बिना किसी के सहायता के, वे सारे कॉन्सेप्ट, वे सारी चीज़ें जो बिना किसी के मदद के वो कर सकता है, वो है ZAD। और ये वाला क्या होगा कि अब यहाँ पर उसको मदद की ज़रूरत है, यहाँ पर वो फंस गया, यहाँ पर कैरी नहीं ले पा रहा है, तो यही क्षेत्र क्या हो गया? ZPD, माने वह क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, माने वह जोन या वह क्षेत्र जहाँ पर बच्चा जो है हमारा ZPD, वह हमारा जो बच्चा है वो फंस गया है। तो वही जो फंसने वाला क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। जहाँ तक आता है वो ZAD, जहाँ पर परेशानी है वो ZPD। अब इस परेशानी को दूर करने वाला जो व्यक्ति होगा वो कहलाएगा MKO। मतलब कोई टीचर आया, उसने बताया कि देखो ऐसे लिया जाता है, यहाँ से कैरी ले लो तो हो जाएगा 15, यहाँ पर बचेगा 3, 15 हो जाएगा, 6 चला गया, 9 आ गया। तो ये जो मदद करने आया उस व्यक्ति का नाम है, हो गया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो माता पिता भी हो सकते हैं, वो टीचर भी हो सकते हैं, वो बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मदद की गई कि यहाँ से कैरी ले लो, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ से कैरी ले लो, ये जो मदद की गई, इस मदद का, हालांकि आपको यहाँ पर हो सकता है दिख ना रहा हो, यही जो मदद कहलाई ये कहलाई स्कैफ फोल्डिंग। फिर से मैं अब अभी आपको बताऊंगा, आप खूब समझिएगा आराम आराम से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, मेरे हिसाब से आप ZAD जरूर समझ गए होंगे कि ZAD क्या है? जहाँ तक हमें आता है। आप वहाँ पर बैठे हैं, जहाँ तक आपको वाइगोत्स्की के बारे में पता है वो हो गया ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब जो आप सीख रहे हो, मतलब पेपर आप देने जाते हो, जहाँ फंस जाते हो, जो आपसे गलत हो जाता है, वो होता है ZPD। अब देखो ZPD क्या है, इसके फुल फॉर्म याद रखना। ZAD माने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ZPD माने जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ZPD क्या है? ZPD है, ZPD वाइगोत्स्की के अधिगम समझने के लिए ZPD के उदाहरणों को समझना आवश्यक है।
जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है। जो हमको आता है, एक बार फिर से हम नीचे चलेंगे, फिर से एक बार इसको हटाएंगे, और नहीं तो हम नीचे वाले हम करते हैं। 1 मिनट को इसको एक बार हटा लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर ये आपने अवधारणाएं समझ ली तो समझो आपने पूरे वाइगोत्स्की को पढ़ डाला, वाइगोत्स्की को आपने निपटा दिया। ठीक है, देखो अब यहाँ से करना शुरू करो। ठीक है, चलो देखो भाई, ये मान लीजिए कि आपको जो आता है, जैसे कि मान लीजिए आप वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की का पूरा नाम जानते हैं, तो अब या तो हम मैथ के सवाल लेकर चलते हैं। अभी जब हमने आपसे कहा था कि ये अगर ये ऐसे कहा जाए तो ये घटा के लिख लेता है कि ये आ गया हमारा इतना आ गया। वहीं पर अगर इसको ये दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये घटा के दिखाओ, तो नहीं घटा पाता है। माने तो जो आता है और जो नहीं आता है, इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच की जो खाई है, क्यों नहीं आता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो ZPD हम उसी को कहते हैं। क्यों नहीं आता है, और ये जो नहीं आता है इसको बताने वाला कौन होगा, जो बताने में मदद करेगा वो होगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और वो जो मदद दी जाएगी उस मदद को हम कहेंगे पाड़ कहो, चाहे मचान कहो, चाहे उसको आप स्कैफ फोल्डिंग कहो, सब एक ही बातें हैं। ठीक है, चाहे आप उसको स्कैफ फोल्डिंग कहो, एक ही बातें हैं। ठीक है, ओके। तो वही देखो कह रहा है, कहता है कि ZAD माने वाइगोत्स्की के अधिगम के सिद्धांत को समझने के लिए ZAD समझना बहुत जरूरी है। जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते, माने जो हमें आता है और जो हमें नहीं आता है, उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है, मतलब वो खाली जगह होती तभी तो नहीं आता है। उसी को हम कहते हैं ZPD। उसी रिक्त स्थान को विकास का आधार ज्ञान होता है। यह रिक्त स्थान ही विकास एवं ज्ञान का आधार होता है। अगर जगह खाली ना हो तो आप, जैसे कि पेट है, आप खाना खाए जा रहे हो, पेट में जगह नहीं तो कहाँ खा पाओगे। तो जो आपने खाया है और जितना आप भूखे हैं, इसके बीच में पेट में जो स्पेस है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं, हम उसे ही प्यारे भैया कहा करते हैं उसे ही हम कहते हैं भैया ZAD। ठीक है, उसे ही हम ZAD कहते हैं। ध्यान से सुनिए, उसे हम ZAD कहते हैं। अगर हम ZPD कहते हैं, ZPD छात्र को कार्य सीखने के प्रति आकर्षित करती है। उसी ZPD के चक्कर में, उसी भूख के चक्कर में हम किसी काम को सीखते हैं। बड़ी ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम कार्य को सीखने के प्रति हम आकर्षित होते हैं। छात्र नवीन तथ्यों को सीखने का प्रयास करता है उसी रिक्त स्थान के चक्कर में। ZPD अगर किसी के अंदर नहीं है तो वो कभी सीखेगा नहीं, वो सीखना नहीं चाहेगा। जो तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन्हें अंतरक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। आई होप आपको बात जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो हम आगे की चर्चा करते हैं। अब ये मैंने आपको लूप समझा ही दिया, और उसके बाद में अब थोड़ा सा बात की बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है देखो, उसी के उदाहरण लिखे हुए। किसी कार्य को करने में बालक की सहायता करना क्या है, स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर एक चर्चा आती है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया, जो व्यक्ति को आता है, जो व्यक्ति को नहीं आता है, उसके बीच का जो रिक्त स्थान है उसको हम कहते हैं ZPD। और उसी ZPD को फुलफिल करने के लिए, माने किसी कार्य को करने में बालक की जो सहायता होती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग अस्थायी टेम्पोररी होती है तथा धीरे धीरे कम और समाप्त हो जाती है। जैसे कि पहले अगर हम बात करते हैं, पहले आपको आपके माताजी, आपके पिताजी ने हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था, लेकिन क्या आज भी वो हाथ पकड़ के आपको लिखाते नहीं? क्योंकि अब ये जो सहायता होती है अस्थायी होती है, हमेशा आप किसी को सहायता प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। जब हमको आने लगा, जैसे आज हम आपको जीन प्याज बुले हुए उसकी पढ़ा रहे हैं, क्या हमेशा हमसे पढ़ते ही रहेंगे क्या? नहीं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपने उसको पढ़ना छोड़ दिया। बस यही चीज़ क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग कैसी होती है? अस्थायी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। स्कैफोल्डिंग इज टेम्परेरी और धीरे धीरे कम और समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ सीखने के बाद स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं रहती। जब हमने कोई काम सीख लिया तो फिर हमें स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता
नहीं है। आगे लिखा है समाज के द्वारा दिया गया समर्थन सहायता जो बालक के कार्य करने क्षमता व्यवहार आदि में परिवर्तन को दर्शाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अब समाज के द्वारा दिया गया, अब भैया तुम्हारी सहायता कौन करेगा? समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति करेगा, ऐसे तो नहीं, कोई पशु तो करेगा नहीं, कोई वस्तु तो करेगी नहीं। तो समाज क्या होता है? तो आप कहोगे कि व्यक्तियों के सभ्य समूह को हम समाज कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि समाज के द्वारा दिया गया समर्थन या सहायता बालक के बालक के कार्य करने की क्षमता या व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाता है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे से पकड़ने की आवश्यकता होती है, परंतु पूर्णतया सीखने पर स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। बताओ, आपको किसी ने मोटरसाइकिल साइकिल सिखाई होगी, क्या आज भी वो आपको पकड़ के चलता है? क्या आप कहोगे नहीं। इसका मतलब है कि शुरुआत में तो आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है और स्कैफोल्डिंग बालक सीख जाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हम आ जाते हैं आज का जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे। हमने कहा था आज हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के थ्योरी में आपको अंतर बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में सबसे पहला तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ था। सर जी कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों जन्म के आधार पर भाई भाई हैं। और दूसरी बात है, दोनों ने एक ही टॉपिक पर काम किया जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास पर काम किया है। तो देखो लिखा हुआ है पियाजे और वाइगोत्स्की सिद्धांत में अंतर क्या है। तो पियाजे जो हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, देखो जीन पियाजे जो हैं वो जैविक परिपक्वता की बात करते हैं, जबकि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की बात करते हैं। जो हमारे जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे में ज्ञान जो होता है ये जन्मजात होता है, बस इसको आपको निखारने की ज़रूरत है। यानी बायोलॉजिकल मेच्योरिटी की बात करते हैं और ये क्या करते हैं? सोशल मेच्योरिटी की बात करते हैं। वहीं अगर हम दूसरा अंतर देखें, बड़े ध्यान से देखिएगा, दूसरा अंतर आप अगर देखने चलो, पहले ये देखो मैंने बताया था, पहले जो हमारे जीन पियाजे वो कहते हैं पहले बच्चा विचार करता है फिर उसमें भाषा आती है। जीन पियाजे कहते हैं नहीं, जब तक बच्चे में भाषा ही नहीं है, जब वो बोल ही नहीं पाता है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, तब तक उस पर विचार नहीं आते हैं, क्योंकि विचारों का अंदर गुबार बन जाएगा। आपने देखा होगा व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, तो जब व्यक्ति को अपनी भावनाएं अपने विचार किसी से व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता है, वही भावनाएं और विचार एक दिन हार्ट अटैक या गंभीर बीमारियों का, डिप्रेशन आदि बीमारियों का कारण बन जाती हैं। तो इनकी जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो मुझे भी बड़ा इफेक्ट करती है, मुझे भी बड़ी सही लगती है, क्योंकि ये कहते हैं पहले भाषा आएगी ना, उसके बाद में विचार आएगा ना। आप सभी अपने यहाँ पर बैठे हो, बताओ आप कैसे, आप पहले आपकी भाषा हिंदी है तो आप हिंदी में ही सोचते होगे, जिसकी भाषा इंग्लिश हो इंग्लिश में ही सोचता होगा। और अगर मान लीजिए आप अगर दूसरी भाषा सीख भी लो, तब भी आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सोच है वो हिंदी में ही आएगी आपको, बाद में वो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर करके बोलोगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, पहले थिंकिंग है बाद में लैंग्वेज है, और जबकि पियाजे कहते हैं पहले लैंग्वेज है और बाद में थिंकिंग होती है। दोनों संरचनावादी हैं, लेकिन ये जैविक संरचनावाद का समर्थन करते हैं और ये सामाजिक सांस्कृतिक संरचनावाद का समर्थन करते हैं। संरचनावादी दोनों हैं, दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म के दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दोनों संरचनावादी हैं, लेकिन ये जैविक संरचना की बात करते हैं और ये सामाजिक संरचना की बात करते हैं। इनका मानना है कि सामाजिक संरचना से व्यक्ति का विकास होता है, जबकि इनका मानना है कि व्यक्ति का विकास जैविक संरचना के कारण होता है। ये भी देखो, ये भी एक प्रकार के वाक्य की बात करते हैं ये भी, और दोनों वाक्य में बड़ा खास अंतर नहीं है, पर नाम का अंतर है। ये अहम केंद्रित वाक्य की बात करते हैं, इगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं, वहीं पर हमारे वाइगोत्स्की साहब प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वाक्य की बात करते हैं। यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो अहम के ये कहते हैं कि बच्चा अहम में रहता है, बच्चा किसी से बात करता नहीं है, जबकि ये कहते हैं बच्चा व्यक्तिगत तौर पर बात करके अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को दिशा निर्देशन देता है। 5वें नंबर में ये कहते हैं कि सोशल कल्चर स्पीच पर कम ध्यान देना। इन्होंने सोशल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने जैविक पर ज़्यादा, और ये सोशल कल्चर पर पूरी तरीके से आधारित है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है उसी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। अगर हम बात करते हैं 6वें नंबर की, तो लर्निंग इज सॉलिटरी स्पीच, बच्चा खुद के अनुभवों से सीखता है। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो लिटिल साइंटिस्ट होता है, बच्चा खुद के अनुभव से सीखता है, जबकि ये कहते हैं कि लर्निंग इज सोशल, अधिगम सीखना सामाजिक अंतःक्रिया का एक परिणाम है। व्यक्ति सीखता है पर सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। ये इनका कहता है कि व्यक्ति अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो वो अपने सोशल से, इन्वायरमेंट से ही सीखता है, ये बात है।
वहीं पर ये कहते हैं, जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, जबकि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं या नहीं होते हैं। अगर इनके हम इम्पोर्टेंट टर्म की बात करें तो इनके इम्पोर्टेंट होते हैं स्कीमा, ये स्कीमा की बात करते हैं, ये एकोमोडेशन की बात करते हैं, ये एसिमिलेशन की बात करते हैं और ये इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जबकि इनकी बात करें तो ये जेडपीडी की बात करते हैं, ये स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, ये मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO की बात करेंगे, ये जेडपीडी की बात करेंगे, ये स्कैफ फोल्डिंग की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें, अगर हम आगे की बात करने की कोशिश करें तो ये जो 8वां नंबर है, ये कहते हैं सीखने में भाषा का अधिक महत्व नहीं है। कौन कहता है? ये पियाजे कहते हैं। बल्कि सीखने में भाषा को एक टूल कौन मानता है? तो टूल मानते हैं हमारे लेव वाइगोस्की साहब। सीखना और विकास आयु के अनुसार होता है, ये कहते हैं। जबकि देखो इन्होंने क्या किया है कि जब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो उसकी 4 अवस्थाएं बताई। शैशवावस्था, उसके बाद में सबसे पहले बताई इन्होंने सेंसरी मोटरिस्ट यानी संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा सीखने के और विकास में सामाजिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये कहते हैं कि आयु का बड़ा असर पड़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा सीखेगा। इसीलिए ये बायोलॉजिकल है और ये कैसे है, सोशल है। 10वें नंबर पर ये कहते हैं कि वंशानुक्रम हेरिडिटी का बहुत अधिक महत्व होता है बच्चे के जीवन में। जबकि ये कहते हैं कि बच्चा का पूरा जो विकास है वो सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट पर टिका होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं 11वें नंबर पर, जीन पियाजे कहते हैं बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जबकि ये कहते हैं बालक अपनी समझ का निर्माण कहाँ करता है? अपने समाज से करता है। ये जैविक परिपक्वता एवं आयु संज्ञान पर अधिक प्रभाव डालती है। जबकि ये कहते हैं संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञान पर अधिक प्रभाव डालती है। इसीलिए दोनों में बेसिक अंतर होता है ये। तो मुझे ऐसी आशा है कि ये जो अंतर है, जो बेसिक अंतर है, ये आपके जेहन पर बहुत अच्छी तरीके बैठेगा। आप पूरे के पूरे अंतर को जब आप पढ़ लेंगे, देखिए मेरे एंड से जो मेहनत है उसमें जरा सी भी कोई खोट नहीं है। हम अब प्रयास करते हैं कि आपको बाइलिंगुअल चीज़ें हम प्रोवाइड करा पाएँ ताकि दोनों भाषा के बच्चे समान तौर पर हमारी क्लास में उपस्थित हों और उसका आनंद उठाएं। मेरा ये एक मोटिव रहता है। तो आपने देखा होगा कि मैं अब इंग्लिश का प्रयोग, हिंदी का प्रयोग बराबर में, लगभग दोनों की बराबर सहभागिता रखना चाहता हूँ, ताकि आप जब आएँ तो आप हिंदी मीडियम के हैं या आप इंग्लिश मीडियम के हैं, डजंट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। बशर्ते आप सीखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। और हमेशा याद रखिएगा, मेरी क्लास में उस बच्चे की हमेशा कदर रहेगी, वो किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृत, किसी भी जाति समुदाय से आया हो। अगर वो क्लास में अच्छे इरादे से आया है तो उसका हमेशा यहाँ पर स्वागत रहेगा, डियर लर्नर्स पर स्वागत रहेगा, खासकर मेरे पास में बड़ा ही स्वागत रहेगा। आप सभी आएँ और जो मैंने बातें बताई आप इसको पढ़ें और फिर आपके पास में जो भी प्रैक्टिस है तो उसको सॉल्व करें। मेरा ऐसा मानना है या मेरा ऐसा भरोसा है कि आप 100% प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और उनमें अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसी के साथ में आज की इस क्लास को ख़त्म करेंगे। होली के बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार, जय हिंद।